हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? मजा में? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में देखा था कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। आज मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बताऊंगा। इसके अलावा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आपको शेयर करने में भी कोई चार्ज नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, क्योंकि इंडिया एजुकेशन अब आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स की क्लासेस करवा रहा है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होगा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए जेई लेवल तक के लिए इंडिया एजुकेशन अब आप लोगों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पे मैथ्स का लेवल अप टू जेई लेके चल रहा हूँ। मतलब जेई मेंस का अगर आप लोग फॉर्म डालेंगे, जो कि एनटीए के थ्रू होता है, तो ये सब बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों को। बहुत सारे सवाल मैं कराता हूँ जो जेई में आए हुए रहते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी आए हुए रहते हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज का करा के फिर जेई का कराता हूँ मैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने में पैसा नहीं लगता है। तो चलिए शुरू किया जाए अपना क्लास। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, देखिए मैंने आप लोगों के लिए पहले यहाँ से लिख के रखा है ताकि टाइम बचे। तो ए फंक्शन f(x) is to be strictly increasing on ab if x1 less than x2। अगर x1 less than x2 होगा देन f(x2) greater than f(x1)। मतलब कि सिंपल भाषा में कि देखिए, अगर x बढ़ रहा है तो हम लोग का फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। x बढ़ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तब हम लोग बोलेंगे हर एक x के लिए, देखिए x1 x2 बिलोंगिंग टू b, हर एक x के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ x के लिए ऐसा होगा तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं कहेंगे। उसको फिर दूसरा चीज कहेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो हर एक x के लिए ऐसा अगर हुआ कि x बढ़ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम लोग कहेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसके जस्ट अपोजिट होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। x के बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू घट रही है तो उसको बोलेंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ये जो मैंने लिखा है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो सिंपल भाषा में आप ग्राफ इसका ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये इधर fx हो गया और इधर x हो गया। देखिए x बढ़ने से fx की वैल्यू बढ़ रही है। देखिए x बढ़ने से fx की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, हर एक इसके डोमेन में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डोमेन है, तो देख रहे हैं कि पूरे इसके डोमेन में x बढ़ने से fx की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन वैसे ही कहेंगे हम लोग कि अगर x1 लेस देन x2, मतलब x2 बड़ा है, x2 ग्रेटर देन x1, देन यहाँ पे देखिए साइन अपोजिट हो जाएगा, fx1 बड़ा, समझे? मतलब x की वैल्यू बढ़ने पे x1 x2 बिलोंगिंग टू ए बी, इसको बोलते हैं बिलोंगिंग टू। ये मैंने ऐसे करके सी करके और ऊपर में ऐसे लाइन डाल दिया ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो उसको बिलोंगिंग टू बोलते हैं। तो अगर x की वैल्यू बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू घट रही है और हर एक x के लिए ऐसा ही हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे अगर हम लोग कर पाएंगे, तो देखिए अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे फंक्शन की ग्राफ बनाए और ऐसे देखिए ये fx और इधर x, देखिए x की वैल्यू इधर माइनस में रहता है तो इधर बढ़ेगा, ऐसे चलेंगे तो बढ़ेगा। तो देखिए घट रहा है, फंक्शन की वैल्यू घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। तो इस टाइप के फंक्शन देखिए हर एक x के लिए, मतलब x बढ़ रहा है तो ये fx की वैल्यू घट रही है, तो इस टाइप के फंक्शन को कहेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देख लीजिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं होता है,
एक छोटे से पॉइंट पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए एक्स नॉट पॉइंट मैंने लिया, कोई भी डोमेन में एक्स नॉट पॉइंट ले लिया और पूछेगा कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये हम लोग का फंक्शन है, यहाँ पे चेक करना है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो हम लोग इसके नेबरहुड में पीछे वाला पॉइंट लेते हैं और आगे वाला पॉइंट लेते हैं, और उस दोनों पॉइंट पे देखते हैं कि ये वाला वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, इस पॉइंट पे ज्यादा है कि इस पॉइंट पे ज्यादा है। अगर वो एक्स के बढ़ने के डायरेक्शन में फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है तो हम लोग बोलेंगे कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। और ऐसे घट रहा है, मान लीजिए इस टाइप का होगा कुछ, इस पॉइंट पे मैंने चेक किया और इसके नेबरहुड में पॉइंट लिया, इसके बगल में इसके बगल में, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैंने चेक किया राइट वाले पॉइंट पे, और लेफ्ट वाले पॉइंट पे मैंने चेक किया, तो राइट वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कम है और लेफ्ट वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, तो हम लोग कहेंगे उस पॉइंट पे वो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। यही बेसिकली बस अंतर है, इस कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग निकाल देते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और इसमें पूरा इंटायर रेंज होता है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में भी पूरा रेंज होता है लेकिन छोटा सा रेंज होता है। जैसे ये ए बी है, इसका कोई सबसेट होगा सी डी जो कि ए बी को बिलोंग करेगा, मतलब थोड़े से रेंज में वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो सकता है, थोड़े से रेंज में वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो सकता है, समझे। तो और पॉइंट पे भी बात कर देते हैं लोग कि उस पॉइंट पे क्या है, तो उसके नेबरहुड में देख लेते हैं, और मान लीजिए उसका थोड़ा सा डोमेन दे दिया है, कंप्लीट डोमेन से सबसेट निकाल के, तो बोलेंगे कि तो फिर चेक कर लेंगे हम लोग। देखिए चेक करने का मेथड वही है, डेरिवेटिव वाला ही मेथड लगाएंगे कि अगर फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेस देन जीरो है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। वही सारे इंटायर डोमेन के लिए अगर ऐसा हो जाएगा प्राइम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन पूरे रेंज में वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब पूरे रेंज में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना, कि हर एक रेंज के हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन, मतलब इसका वैल्यू ए प्राइम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, पूरे रेंज पूरे डोमेन में है, तो उसको बोलेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कि हर एक डोमेन में ये हो रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और हर एक डोमेन में लेस देन जीरो हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, समझे। तो इस पे चलिए सवाल लगा लिया जाए हम लोग, इसको मिटा देते हैं। देखिए फंक्शन एक दिया हुआ है f(x) = log ऑफ sin x प्लस cos x। क्वेश्चन है f(x) = log ऑफ sin x प्लस cos x। डोमेन दिया हुआ है -π/4 से 3π/4, x बिलोंगिंग टू -π/4 से 3π/4, ठीक है। देन if it is strictly increasing on, then f(x) is strictly increasing on, ऑप्शंस दिए हुए हैं -π/4 to π/4, b 0 से 3π/8, सी π/4 से π/2, π/4 से π/2, और डी π/2 से 3π/4। ये सवाल है। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बता रहा है, मतलब एक प्राइम एक्स की वैल्यू जो भी ये डोमेन है ऑप्शंस में दिए हुए हैं, उस ऑप्शंस में एक प्राइम एक्स की वैल्यू हरदम ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा।
तो देखिए एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग एफ प्राइम एक्स निकाल सकते हैं, मतलब डेरिवेटिव ले सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए पहले लॉग का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1/sin x प्लस cos x। डिफरेंशिएशन वाला वीडियो जाके देखना है तो पीछे जाके देख सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया। अब देखिए इन दोनों का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो sin x का क्या होता है cos x, और cos x का माइनस sin x। ये बात हो गई। अब देखिए अब इसको कीजिए, ये हो गया cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब देखिए क्या किया जाए, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे दोनों को cos x से डिवाइड कर दिया जाए। तो ये cos x बाई cos x 1 हो जाएगा, sin x बाई cos x tan x हो जाएगा, अपॉन cos x बाई cos x 1 sin x बाई cos x tan x। तो f प्राइम x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब देखिए इसको लिखने का तरीका हम लोग क्या लिख सकते हैं। हम लोग को पता रहता है कि tan पाई बाई 4 क्या होता है 1 होता है, तो 1 की जगह पे tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दिया जाए tan पाई बाई 4 माइनस tan। देखिए ये सवाल आप लोग के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, tan पाई बाई 4 प्लस tan x। ठीक, अब देखिए ये किसी टाइप के फॉर्मूला के बारे में बता रहा है, मतलब tan a माइनस tan b आप लोगों को पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। tan a माइनस tan b क्या होता है tan a माइनस tan a माइनस b इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये होती है इसी टाइप का लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसके जगह पे tan पाई बाई 4 भी डाल सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। tan x में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना। अब देखिए उस टाइप का वो बन गया। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे tan a हो गया tan पाई बाई 4, a की वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 4 हो गई और x की वैल्यू b हो गई। सिमिलर देखिए केस बन रहा है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 लिखना चाहते हैं तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए वैसा एकदम दिख रहा है, तो बस अब इसकी जगह पे ये लिख दीजिए tan a माइनस बी लिख दीजिए। a की वैल्यू पाई बाई 4 है और b की वैल्यू x है। यही देखिए कितना इतना बड़ा इक्वेशन था, इतना छोटा हो गया। अब देखिए ये हम लोग को चेक करने में बहुत ही सहूलियत होगी, इतना छोटा सा टर्म है। अब देखिए ऑप्शंस रख के देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि पहले क्वाड्रेंट में आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में आपका साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में tan कॉट होता है और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो देखिए हम लोग देखा जाए, ये देखिए पहला ही चेक किया जाए, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, मतलब माइनस पाई बाई 4 से 0 में tan निगेटिव होता है। इसको दो बार तोड़ेंगे, माइनस पाई बाई 4 से 0 और 0 से पाई बाई 4। तो इसको देखिए दो बार तोड़ दीजिए, माइनस पाई बाई 4 से 0 यूनियन 0 से पाई बाई 4, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंक्लूडेड है ये, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें चेक कीजिए, तो इसमें सारा वैल्यू एंगल का निगेटिव है, यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव है, तो निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। और tan की वैल्यू पॉजिटिव में रखेंगे हम लोग तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। इसके लिए भी क्या ग्रेटर देन 0 होगा, तो रख लीजिए, देख लीजिए 0 रखेंगे पाई बाई 4 पॉजिटिव होगा, और ऐसे रखते जाएंगे लास्ट में चलेंगे पाई बाई 4 तो 0, ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए भी पॉजिटिव और इसके लिए भी पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू हरदम पॉजिटिव हो रहा है इस डोमेन में। तो हम लोग का यही ऑप्शन पहला ही चेक किए, पहला ही सही हो गया, तो बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं हम लोग कि पूरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मैंने बताया था कि उस पूरे डोमेन में जो डोमेन दिया हुआ है उस पूरे डोमेन में हम लोग की डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, लेस देन 0 हो गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो आगे चलिए एक मोनोटोनिक फंक्शन का सवाल है, उसको कर लिया जाए, फिर आगे हम लोग इसके बाद एक और क्लास रख देंगे जिसमें हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन बस
उसको ध्यान में रखा जाता है, उससे डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, बस फंक्शन खत्म। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसको हम लोग आगे करेंगे। फिर इसके बाद मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को इंटीग्रेशन करा दूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन ये सब का भी यूज आपको फिजिक्स में पड़ता है कि कब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि एसएम कर रहा है कोई पार्टिकल, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो इसका यूज करके कोई कोई सवाल में, जैसे जेई वेई का सवाल में ये सब डाल देते हैं लोग कि डबल डेरिवेटिव निगेटिव करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो इसलिए मैंने आपको ये सब बता दिया पहले कि फिजिक्स में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसके बाद मैं इंटीग्रेशन बता दूंगा, क्योंकि वो सब भी फिजिक्स में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो एक साथ दोनों चलेंगे तो सही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स। ठीक है बाबू, एक्स ग्रेटर देन 0 इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन देखिए फिर ये पूछ रहा है डिक्रीजिंग, बस एफ प्राइम एक्स की वैल्यू लेस देन 0 करेंगे। ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शन है भैया, ये है आपको ई से इंफिनिटी, बी 0 से 1 बाई सी, वन बाई से 1 डी, वन बाई वन से ई। अब देखिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो बस सिंपली हम लोग वही डेरिवेटिव का यूज किया जाए, डेरिवेटिव को लेस देन 0 किया जाए, जिस डोमेन में होगा उसको बोल देंगे कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। डेरिवेटिव लिखते हैं एफ प्राइम एक्स की वैल्यू, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए एक तो माइनस एक्स लॉग एक्स और एक एक्स लॉग एक्स होगा। अब इन दोनों का डोमेन लिखना है, तो देखिए अंदर वाला जो एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है। जैसे अगर हम लोग ग्राफ इसका बनाए, लॉग एक्स का ग्राफ बनाए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा बनता है। ठीक है, ये वैल्यू रहती है आपका 1 रहती है, इस केस में 1 ही रहेगी, ई केस में 1 होता है, क्योंकि लॉग ln 1 0 होता है। ठीक, तो ये 1 होता है, तो देखिए 1 से नीचे वाले डोमेन में ये नेगेटिव होता है, तो इसको हम लोगों का ये x ग्रेटर देन 0 है और ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे x जो हो जाएगा 0 और 1 के बीच में रहेगा, तभी तो ये नेगेटिव होगा। 0 कहीं इंफिनिटी पे टेंड करेगा और 1 तक रहेगा नेगेटिव वैल्यू, ऊपर चल जा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू हो जा रही है। तो ये हो गया, और ये x ग्रेटर देन इक्वल्स 1 के लिए। ठीक है, ये हो गया, सिंपल सा सवाल है, बस मैंने ये लिखा, बस डेरिवेटिव लिख दिया जाए। और ये डेरिवेटिव नहीं है, ये एफ एक्स की वैल्यू है। अब देखिए डेरिवेटिव लिखिए, -1 log x -1 हो गया, इसका 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 हो गया, ये हो गई। अब देखिए अब हम लोग को डेरिवेटिव डिक्रीजिंग कराना है, मतलब डेरिवेटिव लेस देन 0 करानी है। तो देखिए इसको पहले लेस देन 0 कराइए, इसका माइनस कॉमन ले लीजिए, log x प्लस 1, इसको लेस देन 0 कराना है। ठीक है, तो देखिए माइनस दोनों तरफ करेंगे तो ये log x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
ये वैल्यू को पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहना है मतलब ये वैल्यू -1 से ज्यादा नहीं जा सकता है। -1 से मान लीजिए -2 चला गया तो निगेटिव कर देगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू log x की -1 हो सकती है। -1 log x की कब मैक्सिमम वैल्यू होती है? जैसे देखिए log 1/e करेंगे तो इसकी वैल्यू log e⁻1 हो गया, -1 इधर गया और ln e 1 होता है, 1 तो ये -1 मतलब log e 1/e मतलब x की वैल्यू 1/e से ज्यादा होनी है। ठीक है, तभी तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी। 1/e से अगर कम हो गया तो ये डोमिनेट करने लगेगा, इसका नेगेटिव वाला क्वांटिटी इसको डोमिनेट करने लगेगा, -1 से वो कम हो जाएगा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। चलिए तो एक तो 1/e आया। तो देखिए हम लोग 1/e तो बहुत सारे में है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके इसमें दूसरा वाला टर्म मिलेगा, इसको भी निगेटिव रहना है। इस वाले टर्म को भी तो निगेटिव रहना है। ये वाला टर्म निगेटिव कब रहेगा बाबू? ये वाला टर्म निगेटिव कब रहेगा? तो वही सेम सिचुएशन करेंगे हम लोग कि देखिए ये वाला टर्म को निगेटिव रखना है, मतलब log x की वैल्यू 1 को डोमिनेट करे, 1 को डोमिनेट करे, ऐसा ही केस बनेगा, ऐसा ही केस बनेगा। और देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला नहीं लिखा था, मतलब x की वैल्यू 1/e से सिमिलर प्रोसीजर होगा। 1/e से अगर छोटा हो जाएगा तो x की वैल्यू मतलब ये वैल्यू डोमिनेट करने लगेगी और नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हम लोगों का x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है और ये लेस देन के लिए आ गया। ठीक है, और दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लोग लेंगे, इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हम लोग का, और इसका भी इंटरसेक्शन लेंगे तो हम लोग का आ रहा है 1/e से 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगा, ये 1। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। 1/e छोटा है ना टर्म, e की वैल्यू 2.7 कुछ होता है, 2.71, तो 1/e e की वैल्यू 1/2 ऐसे कुछ होता है, तो ये छोटा होगी तो पहले 1/e होगा फिर 1 होगा। तो हम लोग का ऑप्शन देख लिया जाए कि कौन सा सही है, तो ये वाला सही है। तो ऐसा सवाल भी आया हुआ है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे, इस टाइप की ग्राफ भी देखेंगे बहुत सारे फंक्शन के, जो कि ख्याल रखना होगा, बहुत सारे सवाल में यूज आते हैं वो सब के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।